आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले दशक में दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, इस्लामिक स्टेट, या जिसे लोग आईसिस और डैश भी कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संगठन रातों रात इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गया, इसका असर कहां-कहां तक फैला और आज इसकी असलियत क्या है। और ये कहानी सिर्फ बम धमाकों या लड़ाइयों की नहीं है। ये कहानी है एक बहुत बड़े और कह सकते हैं खतरनाक आइडिया की। इस्लामिक स्टेट की सबसे अलग बात ये थी कि वो सिर्फ एक आतंकी गुट नहीं बनना चाहता था, वो एक देश, एक हुकूमत बनाना चाहता था। और इसी सोच ने उसे अल कायदा जैसे पुराने संगठनों से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं इस्लामिक स्टेट तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लड़ाकों का झुंड तो नहीं था। बेहद बिगड़े हुए हालात में उभरा। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही थी कि इसका मकसद सिर्फ हिंसा फैलाना नहीं था, इसका लक्ष्य था जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना और अपनी सोच के हिसाब से एक क्रूर राज्य चलाना। वो इसे खिलाफत कहते थे, जो उनकी नज़र में एक आदर्श इस्लामी शासन था। हालांकि उनकी ये व्याख्या दुनिया भर के ज्यादातर मुसलमानों की सोच से मेल नहीं खाती थी। जब मैं इन चीजों के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह संगठन इतनी तेजी से फैल गया। क्योंकि दुनिया में कई गुट बनते बिगड़ते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से आईएस ने शहरों पर कब्जा किया और पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, वो हैरान करने वाला था। इसे एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं, यानी कई सारी चीजें एक ही वक्त पर गलत हो गईं। देखिए, इराक में सद्दाम हुसैन के जाने के बाद से ही हालात बहुत नाजुक थे। सरकार कमजोर थी और अलग अलग गुटों में सत्ता के लिए लड़ाई चल रही थी। और साथ ही पड़ोस के देश सीरिया में एक भयानक सिविल वॉर यानी गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। इन दोनों देशों की सरकारों का अपनी सीमाओं पर से कंट्रोल लगभग खत्म हो चुका था। तो एक तरह का वैक्यूम, एक खालीपन पैदा हो गया था। और जानकारी में ये भी सामने आया कि उस दौर में इराक के कई सुन्नी समुदायों को ये लग रहा था कि नई सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है और उन्हें किनारे किया जा रहा है। क्या इस नाराजगी ने भी आईएस को पैर जमाने में मदद की? हाँ, ये एक बहुत ही अहम बात है। वो सिर्फ एक राजनीतिक खालीपन नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक तरह का खालीपन था। जब लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो वो किसी ऐसे की तरफ देखते हैं जो उन्हें ताकत और सम्मान देने का वादा करे। आईएस ने इसी नाराजगी और असुरक्षा की भावना का फायदा उठाया। उसने खुद को सुन्नी समुदाय के रक्षक के तौर पर पेश किया, जो उन्हें सुरक्षा और व्यवस्था दे सकता था, भले ही वो व्यवस्था कितनी ही बेरहम क्यों ना हो। और उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई कैसे? क्या ये सब सिर्फ हथियारों के दम पर हुआ? क्योंकि सिर्फ हथियार काफी नहीं होते, आपको लोगों को अपनी तरफ खींचना भी पड़ता है। नहीं, और यही उनकी शुरुआती कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। उनकी रणनीति दो तरफा थी। एक तरफ थी जमीन पर क्रूरता, वो डर फैलाने के लिए जाने जाते थे। उनकी बर्बरता की कहानियां लोगों में इतना खौफ पैदा कर देती थीं कि कई बार तो बिना लड़े ही शहर और गांव उनके कब्जे में आ जाते थे। ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। तो एक तरफ तो जमीन पर इतनी क्रूरता थी, लेकिन मुझे ये पढ़कर हैरानी हुई कि उनकी डिजिटल रणनीति कितनी सोची समझी थी। वो क्या था जिसने दुनिया भर के पढ़े लिखे युवाओं तक को अपनी ओर खींच लिया? ये उनकी रणनीति का दूसरा और शायद ज्यादा खतरनाक पहलू। उन्होंने इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतनी चालाकी से किया जैसा पहले किसी आतंकी संगठन ने नहीं किया था। वो हॉलीवुड फिल्मों की तरह हाई डेफिनेशन वीडियो बनाते थे, अपनी ऑनलाइन मैगजीन निकालते थे और सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते थे। वो खुद को एक ताकतवर और जीतने वाली शक्ति के रूप में दिखाते थे। मतलब ये सिर्फ प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं थे? नहीं, ये उससे कहीं आगे की चीज थी। जानकारी में ये भी सामने आया कि वो बाकायदा गाइड बुक जारी करते थे कि कैसे पश्चिमी देशों में रहने वाले समर्थक बिना पकड़े गए उन तक पहुंच सकते हैं, या फिर अपने ही देश में लोन वुल्फ हमला कैसे कर सकते हैं। ये एक तरह का विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड आतंक का मॉडल था। अल कायदा की तरह ऊपर से आदेश आने का इंतजार नहीं करना था, बल्कि कोई भी उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर कहीं भी हमला कर सकता था। इस मॉडल ने उन्हें बहुत खतरनाक बना दिया। और इसी डिजिटल पहुंच की वजह से ये संगठन सिर्फ इराक और सीरिया तक सिमट कर नहीं रहा। इसका आइडिया एक वायरस की तरह दुनिया के दूसरे कोनों में भी पहुंचा और कई स्थानीय गुटों ने आईएस का नाम और झंडा अपना लिया। हाँ, और यहाँ से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। जब आईएस ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया
तो उसने दुनिया भर के कट्टरपंथी गुटों से कहा कि वो उसकी वफादारी कबूल करें। कई गुटों ने ऐसा किया भी। इससे आईएस को कागज पर एक ग्लोबल संगठन होने का दावा करने का मौका मिल गया, भले ही जमीन पर इन गुटों पर उसका सीधा कंट्रोल बहुत कम हो। ये एक तरह की फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा था। तो क्या हम कुछ ऐसे ही गुटों की बात कर सकते हैं ताकि ये समझ आए कि ये फ्रेंचाइजी जमीन पर काम कैसे करती थी? बिल्कुल। चलिए दो बिल्कुल अलग मिसालें लेते हैं। एक तरफ है ISK यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत। खुरासान एक पुराने इलाके का नाम है जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मध्य एशिया का कुछ हिस्सा आता है। ये गुट अफगानिस्तान, पाकिस्तान में एक्टिव है और वहाँ की सरकारों के लिए ही नहीं बल्कि तालिबान जैसे दूसरे ताकतवर गुटों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। ये दिलचस्प है, मतलब वो वहाँ पहले से मौजूद गुटों से भी लड़ रहा है। ठीक यही बात है। IS के वहाँ एक विद्रोही के अंदर विद्रोही की भूमिका में है। वो तालिबान को भी उतना कट्टर नहीं मानता जितना वो खुद को बताता है। इससे पता चलता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ सरकारों से नहीं बल्कि उस इलाके में अपना दबदबा कायम करने की भी है। वो वहाँ के माहौल को और ज्यादा अस्थिर बनाता है। और दूसरी मिसाल क्या होगी? दूसरी मिसाल अफ्रीका से लेते हैं। ISWA यानी इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रांत। ये गुट नाइजीरिया और उसके पड़ोसी देशों में बहुत ताकतवर है। इसका काम करने का तरीका ISK से थोड़ा अलग है। इसने वहाँ की स्थानीय समस्याओं जैसे कि सरकारी भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी का फायदा उठाया है। ये गुट कुछ इलाकों में खुद को सरकार के एक विकल्प के तौर पर पेश करता है, यहाँ तक कि लोगों से टैक्स भी वसूलता है। मतलब एक तरफ ISK है जो हर किसी से लड़कर अपनी जगह बना रहा है और दूसरी तरफ ISW है जो एक तरह की समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इससे ये साफ होता है कि IS का नाम और झंडा एक ही था, लेकिन जमीन पर इन गुटों की रणनीति उनके अपने इलाके के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग थी। मिस्र के सिनाई इलाके में IS सिनाई, लीबिया के गृह युद्ध में IS लीबिया और यमन की लड़ाई में IS यमन जैसे गुट भी इसी फ्रेंचाइजी मॉडल के उदाहरण हैं। ये सब IS की बड़ी कहानी का हिस्सा बनने की कोशिश करते थे, जिससे उन्हें ज्यादा नाम और लड़ाके मिलते थे। तो जब ये खतरा इतना बड़ा और इतना फैला हुआ था तो दुनिया ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? कोई भी देश इसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकता था, खासकर जब दुनिया भर से लोग इसमें शामिल होने जा रहे थे। प्रतिक्रिया बहुत बड़ी और लगभग एक सुर में थी। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के लगभग हर देश ने IS को एक खतरनाक आतंकवादी संगठन माना। लेकिन ये सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। इसके खिलाफ एक ग्लोबल गठबंधन बना जिसमें 70 से ज्यादा देश शामिल हुए। इस गठबंधन ने मिलकर एक बहुआयामी लड़ाई शुरू की। बहुआयामी लड़ाई से क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक सैन्य अभियान था? नहीं, इसका एक बड़ा हिस्सा जरूर सैन्य अभियान था। हवाई हमले यानी एयर स्ट्राइक्स किए गए और स्थानीय फौजों जैसे इराकी सेना और कुर्द लड़ाकों को ट्रेनिंग और हथियार दिए गए ताकि वो जमीन पर IS से लड़ सके। लेकिन लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं थी। तो और किन मोर्चों पर ये लड़ाई लड़ी गई? दूसरा बड़ा मोर्चा था आर्थिक। IS ने तेल के कुओं और तस्करी से करोड़ों डॉलर कमाए थे। गठबंधन ने उन तेल के ठिकानों पर बमबारी की और उसके पैसों के लेन देन के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की। तीसरा और शायद सबसे मुश्किल मोर्चा था इंटरनेट। सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव बनाया गया कि वो IS से जुड़े अकाउंट और कंटेंट को हटाएं। ये एक तरह से चूहे बिल्ली का खेल था, क्योंकि एक अकाउंट बंद होता तो 10 नए बन जाते थे। और आखिर में मानवीय सहायता भी इस लड़ाई का एक अहम हिस्सा थी। जिन शहरों को IS के कब्जे से छुड़ाया जाता, वहां तुरंत खाना, पानी और मेडिकल मदद पहुंचाई जाती ताकि लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। और शायद ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सिर्फ फौजी ताकत से विचारधारा को नहीं हराया जा सकता। आप जमीन तो जीत सकते हैं, लेकिन दिलों और दिमाग की लड़ाई कहीं ज्यादा लंबी और मुश्किल होती है। हाँ, और ये एक चेतावनी भी है। इस संघर्ष ने लाखों लोगों को बेघर किया, अनगिनत जानें लीं और एक पूरे इलाके की हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को मलबे में बदल दिया। ये दिखाता है कि जब किसी समाज में बातचीत की जगह बंदूकें ले लेती हैं तो सिवाय तबाही के कुछ हाथ नहीं लगता। आज की बातचीत से एक सवाल दिमाग में रह जाता है जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं। जब किसी संगठन को जमीनी तौर पर हरा दिया जाता है तो क्या उसकी विचारधारा भी मर जाती है, या फिर वो बस अपना रूप बदलकर जमीन के नीचे इंटरनेट की दुनिया में जिंदा रहती है और किसी दूसरे इलाके में एक नए परफेक्ट स्टॉर्म का इंतजार करती है?